डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत। माँ माने सिर्फ डेटॉल का धुला। नया डेटॉल सोप, जरासीम से 100% बेहतर हिफाजत, अब सिर्फ 20 रुपए में। Dulux Pentolite Classic, colors of the world, deals from 9 destinations. Dulux, Dulux, Dulux. खुश हो रहा था दुबई वापस आ रहा है दुबई से। सही भाई 100 का बैलेंस तो देना। अच्छा ये लो मजा उड़ाओ। हैं? ये वाला 1 लाख का पैक कर दो। मजे की जीत मुबारक हो। 1 करोड़ रुपए आपके हुए। पर ये तो तरंग है। क्योंकि तरंग दे चाय में और जिंदगी में मजे की जीत। 50 दिन तक 10 लखपति रोजाना, लाखों का मोबाइल बैलेंस और 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। तरंग पैक के ऊपर लिखा AB से शुरू होने वाला कोड अपने शहर के नाम के साथ 8655 पर SMS करें और पैक के ऊपर वाला हिस्सा संभाल के रखें। जीतो करोड़ों और तरंग से बढ़ाओ मजे की जीत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। सिंध में नई सुबह का आगाज होने जा रहा है। 9 बजे कारोबार जिंदगी रवां दवां होगा और शाम 7 बजे बंद। और एहतसाब का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ खुद इस पर कितनी अमल पैरा है, आपको अदाद शुमार भी बताएंगे और हकीकत से पर्दा भी उठाएंगे। सिंध में नई सुबह का आगाज, पीपल्स पार्टी जाग गई, अब सिंध को जगाने की कोशिशें हो रही हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जिस दिन से आए हैं उस दिन से सुबह की बातें कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि सुबह से काम शुरू हो, अफसरान टाइम पर आएं, अहलकार वक्त पर आएं और तमाम तर जो निज़ाम है वो वक्त पर चले। और अब उन्होंने दुकानें भी वक्त पर खुलवाने की ठान ली है। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले एक इजलास हुआ जिसमें सुबह 9 बजे दुकानें खोलने और 7 बजे बंद करने के ऑप्शन पर गौर हुआ और आज उसका हतमी फैसला भी कर लिया गया है। हुकूमत ने निज़ाम दुरुस्त करने का फैसला किया है कि अब बिगड़े हुए शेड्यूल को दुरुस्त किया जाए। सुबह 9 बजे दुकानें खोली जाएं और शाम 7 बजे बंद कर दी जाएं। इसके अलावा शादी ब्याह की तकरीबात भी 10 बजे तक खत्म करना होंगी और खाने से मुतालिक भी फजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिर्फ सालन, रोटी, चावल और मीठा रखा जा सकेगा। ये तमाम तर फैसले हैं जिन पर 1 नवंबर से अमल होगा और वजीर आला खुद रोजाना की बुनियाद पर अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी लेंगे। हुकूमत सिंध का ये फैसला बज़ाहिर खुशाइंद है क्योंकि दुनिया भर में ही यही होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब आप देखें यही तरीक़ाकार है। सुबह काम शुरू होता है और शाम को कारोबार बंद हो जाता है। यहाँ दुबई की ही अगर हम मिसाल लें जहाँ दिन का आगाज़ सुबह 7 बजे होता है, सुबह सवेरे से ही काम शुरू होता है और इस शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद भी कराया जाता है। अभी 2 माह पहले ही अगस्त के महीने में दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद सुबह 7:30 बजे के करीब सरकारी दफातर के दौरे पर पहुंचे, लैंड डिपार्टमेंट गए, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का दौरा किया और देखा कि अफसरान जो कि इदारों के अंदर होना चाहिए था उस वक्त वो दफ्तर में मौजूद नहीं थे, जिस पर 9 टॉप ऑफिशियल्स को फारिग कर दिया गया। ये होता है निज़ाम और ये होता है सही तरीका जिसे अब सिंध हुकूमत ने अपनाने का फैसला किया है और इस पर अमल दरामद करने का फैसला किया है। लेकिन ये एक मुश्किल फैसला भी है जिस पर अमल दरामद कराना इतना आसान नहीं है क्योंकि ताजिर इस फैसले से रजामंद दिखाई नहीं दे रहे हैं और एहतजाज की धमकी भी आ रही है। उनके इस मामले पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका कहना है कि शाम 7 बजे घाक आना शुरू होते हैं, 9 से पहले दुकानें बंद नहीं कर सकते। ताजिरों की ये शिकायत जायज़ भी है क्योंकि पूरा का पूरा निज़ाम ही इस तरह से तरतीब दिया हुआ है कि हमारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा बन चुका है। ऐसे में हुकूमती फैसले इन पर अमल दरामद क्या मुमकिन हो सकेगा? आज के प्रोग्राम में पहले सेगमेंट पर इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। सिंध में दुकानें शाम 7 बजे बंद करने का ये फैसला जिसे ताजिर मुस्तरद कर रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा रफ़ीक जदून साहब। बहुत शुक्रिया आपका रफ़ीक जदून साहब। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुशीर वज़ीर आला सिंध तैमूर तालपुर। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। तैमूर तालपुर साहब, पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगी। बज़ाहिर जो तासुर मिल रहा है वो ये है कि वज़ीर आला फैसला कर चुके हैं कि 9 बजे दुकानें खुलें और शाम को 7 बजे बंद हो जाएँ। काबीना को इस हवाले से अब तक एतमाद में लिया गया है या नहीं? और काबीना
اگر منظوری نہیں دیتی ہے اس فیصلے کی تو کیا وزیر اعلیٰ کابینہ کو اعتماد میں لیے بغیر از خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تیمور صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہیلو جی تیمور صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح دکانیں کھلیں شام کو بند ہو جائیں، اب ایسے میں کابینہ کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری پچھلی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں یہ ٹیک اپ ہوا تھا اور اس میٹنگ میں یونانیمسلی ساری کیبنٹ نے اس کو آلریڈی اپروو کر دیا تھا، پہلی بات۔ دوسری بات رہی اس فیصلے کی کہ ٹائم 8 بجے ہوگا یا 7 بجے ہوگا، ہم ایک جمہوری حکومت ہے اور ہم کوئی بھی ایسا فیصلہ یا کوئی بھی ایسا قدم اپنے ہاتھ سے ایسے نہیں اٹھائیں گے جب تک ہم سارے برادری کو، ان کے ٹریڈرز کارپوریشنز کو، ان سب کو ہم اپنے ساتھ آن لائن نہیں لیتے۔ یہ فیصلہ ضرور ہو گیا ہے کہ ٹائمنگ سیٹ ہوں گے، یہ فیصلہ ضرور ہو گیا ہے کہ صبح کو 9 بجے دکانیں کھلیں گی، پر جو بھی آگے ہمارا فیصلہ ہوگا، آگے 8 بجے بند کریں، 7 بجے کا، 9 بجے کا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ابھی جو تاجر برادری ہے ان کے بڑے تحفظات سامنے آ رہے ہیں، حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے، کس طرح سے آپ ایڈریس کریں گے ان تمام ایشوز کو؟ جی بہت ہی جلد انشاءاللہ۔ پہلی بات تو ابھی ہمارا یہ سیکنڈ فیز میں آئے گا۔ سیکنڈ فیز ہمارا جو ہے وہ دکانوں اور شاپنگ مالز کے ٹائم پہ کا، پہلا فیز تو ہمارا ہے ہی شادی ہالز کے بارے میں جو کہ ہم نے 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے بھی ہماری فلیکسیبلٹی ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ بالکل تاجران کو ہم کانٹیکٹ لیں گے، جو بھی ان کی ایسوسیشنز ہیں ان سب کو ہم کانٹیکٹ لیں گے۔ رفیق جدون صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ رفیق جدون صاحب آپ نے بھی سنا تالپور صاحب بہت ہی اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں اور واضح بھی کر رہے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا، آپ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں کیا؟ بڑی اچھی بات کہی ہے ابھی تالپور صاحب نے، مجھے اچھی لگی ان کی باتوں، لیکن بات یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے چاہے مرکزی ہو یا صوبائی ہو، فیصلہ کرنے کے بعد یہ قدم کیوں اٹھاتے ہیں؟ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ ہم سٹیک ہولڈر ہیں جی، ہم اس شہر کو چلاتے ہیں، ہم معیشت کا پہیہ ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، ہماری وجہ سے یہ شہر آباد ہوتے ہیں اور ہماری وجہ سے یہ شہر بند ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں گورنمنٹ کے مقروض نہیں ہیں، بلکہ ہم گورنمنٹ کو کچھ دیتے ہیں۔ حکومت کو یہ چاہیے تھا، وزیر اعلیٰ صاحب جب چیمبر میں آئے تھے میں وہاں پر موجود تھا، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کچھ کہے بس کہہ دیا کہ صبح 7 بجے دکانیں 9 بجے کھلے گی اور شام کو 7 بجے بند ہوگی۔ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کو انہوں نے پریکٹیکلی کبھی دیکھا ہے؟ 70 سال کا جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے شہر کا، وہ کیا ایک قلم کی جمبش سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ ایک دم اچانک سے تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن اب آپ سے جب بات کی جائے گی تو آپ کی جانب سے کون سے ایسے تحفظات ہیں جو رکھے جائیں گے اور کس طرح سے بات چیت آگے بڑھے گی؟ دیکھیں اس کے بیک گراؤنڈ ہے بہت سارا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اس شہر کے جو 70% جو لوگ ہیں وہ ملازمت پیشہ ہیں، صبح 7 بجے 8 بجے 9 بجے وہ اپنی ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں، 5 بجے کے بعد وہ گھر لوٹتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہر میں ٹریفک کا جو فقدان ہے اس کو پریس کرتے ہوئے اپنے گھر تک 6 ساڑھے 6 7 بجے وہ پہنچتے ہیں، آنے کے بعد وہ تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں۔ بالکل، یہی میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ ہمارا ایک لائف سٹائل بنا ہوا ہے، تو اس لائف سٹائل کو ایک دم سے تو نہیں ختم کیا جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ کر کے ہمیں اس طرف تو آنا پڑے گا۔ دیکھیں حکومت پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھائے کہ وہ یہ 9 بجے کھولنا اور 7 بجے بند کرنے کا وجہ کیا ہے، کس وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ آرڈر کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے؟ کیا بجلی بچانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تالپور صاحب ہیں فون پر۔ تالپور صاحب 2 تحفظات ابھی جو واضح کیے جدون صاحب نے، وہ یہ کیے کہ ایک تو پہلے فیصلہ کر لیا گیا، اب بعد میں اسٹیک ہولڈر سے بات کی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وجہ بتائیں کہ سبب ہے کیا، کیوں آپ صبح دکانیں کھلوانا چاہتے ہیں اور شام میں بند کروانا چاہتے ہیں؟ تھینک یو جی، جدون صاحب نے بہت ہی جائز اور ایک اچھا موقف پیش کیا ہے۔ ان کا میں پہلے یہ سوال کا جواب دیتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو ابھی کرائسس فیڈرل حکومت کی طرف سے بجلی کا بحران کا جو آیا ہوا ہے اس کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہی بجلی کنٹرول کر کے ایک حساب کتاب کے ٹائمنگ کے ساتھ رکھ کے عام پبلک کو، عام شہریوں کو ان کے گھروں تک اس کا ایک بہتر مثبت رزلٹ دینا چاہتے ہیں، لوڈ شیڈنگ زیادہ کم کر کے جن ایریاز میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ حکومت کا جو نظام ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کے
आते ही पूरा चेंज हो गया है। यही ऑफिसर्स थे, यही सेक्रेटेरिएट थी, या तो ऑफिसर आते नहीं थे, लोग जाते थे तो उनके काम होते नहीं थे, आता था कोई तो 12 बजे ऑफिस में आता था। आपने मुस्बत चेंज देखी, सुबह को 9 बजे आप किसी भी ऑफिस जाएं, सब सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स सब अपनी अपनी टेबलों में बैठे हुए और ठीक है, यानी एक तब्दीली का आगाज हो गया और एक मुस्बत तब्दीली ही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका रफीक जदून साहब और तैमूर तालपर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस ब्रेक के बाद आपके सामने आदाद व शुमार रखे जाएंगे और हम बात करेंगे कि एहतसाब का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ खुद इस पर कितना अमल कर रही है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एहतसाब, एहतसाब और बस एहतसाब। 2013 के आम इंतखाबात के बाद से मुसलसल ये नारा गूंज रहा है। पीटीआई मुसलसल एहतसाब का नारा लगा रही है, लेकिन उसके अपने गढ़ में, अपने सूबे में अपनी हुकूमत एहतसाब के नारे पर अमल पैरा नजर नहीं आ रही। 2 साल में एक भी हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आदाद शुमार एहतसाब कमीशन की कारकर्दगी कह रही है। और हमारे पास केपी एहतसाब कमीशन की कारकर्दगी से मुतालिक पिछले 2 साल के आदाद शुमार भी मौजूद हैं, जिसका तमाम तर क्रेडिट हमारे पेशावर ब्यूरो को जाता है, जिन्होंने ये आदाद शुमार जमा किए हैं। उनके मुताबिक एहतसाब कमीशन 2 साल में एक भी हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात मुकम्मल नहीं कर पाया है। 1876 केसेस में 1252 केसेस पर कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है। 62 केसेस ऐसे हैं जिनकी इंक्वायरी ही नहीं शुरू हो सकी है और 39 की तहकीकात अब तक इब्तिदाई मराहिल में है। इनमें अगर मैं कुछ अहम केसेस का यहाँ पर जिक्र करूँ तो सबसे अहम हम जिक्र करेंगे ज़ियाउल्लाह आफरीदी केस का, जिस पर सूबाई वजीर की हैसियत से इख्तियारात से तजावुज़ और जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और ये केस 16 माह से इल्तिवा का शिकार है। इसके अलावा एक और केस है मेरे पास, जो कि सेनेटर सितारा अयाज का केस है, जिन पर करोड़ों के खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात हैं। इस केस में भी हम देख रहे हैं कि अब तक रेफरेंस ही तैयार नहीं किया जा सका। ये तमाम तर डेवलपमेंट बड़ी ही मायूस कुन है, क्योंकि पीटीआई मुसलसल एहतसाब के दावे कर रही है और केपी के एहतसाब कमीशन की मिसालें भी देती है, लेकिन हकीकत हमें कुछ और ही नजर आ रही है। इसी पर हम बात करेंगे, ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। ये अदाद शुमार जो हमारे पास है, इससे तो लगता है कि एहतसाब कमीशन कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि पीटीआई मुसलसल एहतसाब के दावे करती रहती है, लेकिन किस बुनियाद पर कर रही है? क्योंकि केपी को अगर हम देखें तो उनका अपना सूबा है। किस केस को मिसाल बनाकर एहतसाब कमीशन के मिसाली होने की बातें की जा रही हैं? देखिए, केस तो इनके पास आए जो कि आपने भी बता दिए कि उसकी तादाद 1000 से जायद है। वो रेफरेंसेस तो दायर किए गए, लेकिन असल में बात यह है कि जो कमजोरी है या कमी है वो बिल की है। सबसे पहले इन्होंने तो ये किया कि एहतसाब कमीशन बना दिया, लेकिन फिर इनको एहसास हुआ कि खुसूसन वो जो डीजी साहब आए, हामिद साहब, उन्होंने तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की शख्सियत थे और वो किसी को देखते नहीं थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने स्टाफ से भी कहा कि जो गलत है वो गलत है, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कौन किसका क्या है। तो इसी की बुनियाद पर उन्होंने जो मामलात थे उनको देखा भी और ये केसेस भी बनाए। और खान साहब के पास जब वो पहला केस सामने लोगों के सामने भी आया और खान साहब के सामने भी ज़ियाउल्लाह आफरीदी का, जिसे हमेशा एक तजर्बा बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर भी बार बार पेश किया जाता है, तो उससे आपने देखा कि तहरीक इंसाफ अंदर से हिल के रह गई। और खुद ज़ियाउल्लाह आफरीदी ये कहते रहे कि मेरे ऊपर आपने 2 करोड़ से ज्यादा का जो खुद बुद का इल्जाम है या लोगों को गलत जॉब देने का या माइंस के ठेकों का जो हिसाब किताब है, अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर उन्होंने डायरेक्ट हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं उनको निशाना बनाया कि ज्यादा तो केसेस इनके थे। और मैंने कई FIR जो हैं वो भी दर्ज करवाई। तो फरजाना, ये जो मेजर केसेस हमारे सामने ज़ियाउल्लाह आफरीदी की हमने बात की, सितारा अयाज केस हो गया, इसके अलावा भी बड़े हाई प्रोफाइल केसेस मौजूद हैं जिन पर पेशरफ नहीं हो पा रही है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि उन्होंने उस आफरीदी ने कई केसेस दिए और कई FIR के सामने रखी। खुद हामिद साहब ने जाके खान साहब को बताया कि आपके 6 जो मिनिस्टर हैं उसके हवाले से भी मेरे पास काफी सबूत है। तो खान साहब ने फिर उनसे कहा कि भाई आप हाथ रोक लीजिए, ऐसा ना हो कि मामला कुछ ज्यादा खराब हो जाए। अब होता क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमेशा एहतसाब के दरमियान में आके खड़े हो जाते हैं। आप नैब का हाल देख लें, मर्कजी सतह पर भी और सूबों की सतह पर भी यही हाल एहतसाब का भी हुआ। देखिए, बातें करना
कानून बनाना बहुत आसान है, लेकिन असल में जब कानून पर अमल दरामद की बात आती है तो तब बहुत मुश्किल हो जाती तो है। यानी और आपने फरजाना हम ये देखा कहेंगे कि केपी का एहतसाब कमीशन जिसकी मिसालें दी जाती थी वो सियासत का शिकार हो रहा है? सियासत का शिकार हो रहा है, क्योंकि उसकी नजर जो है वो जी साहब भी हो चुके हैं। उसी की वजह से तरामीम भी की गई कि चीजों को जरा सा तोड़ मरोड़ सा लिया जाए, लेकिन जो असल एहतसाब है वो अब तक मुमकिन नहीं हो पा रहा और उसकी वजह पॉलिटिकल प्रेशर है। जी बहुत शुक्रिया फरजाना अली, ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ थी और एहतसाब कमीशन जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उसकी हकीकत का पोल खोल रही थी। इंसाफ एहतसाब से मशरूब है और इंसाफ का निज़ाम तभी मौसर हो सकता है जब एहतसाब मौसर हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात समझना होगी और सिर्फ एहतसाब का नारा ही नहीं लगाना होगा बल्कि उस पर अमल करके भी दिखाना होगा। आज का ये प्रोग्राम, इससे मुझे दीजिए इजाज़त। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।